सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दो मामलात आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे। एक तो इस वक्त PDM के मामलात हैं, जिसके बारे में कुछ ही देर पहले खबर आई कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं से मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हैं और PDM की सरबराही भी वो छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने खुद इस बात की तरदीद भी कर दी है कि PDM के ऐसी कोई भी बात उनकी रहनुमाओं के साथ नहीं हुई है और हम इस वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा मकासद है वो पूरे कर चुके हैं। 4 फरवरी के इजलास के बाद इस हुकूमत को भी चलता करने के लिए आखिरी प्लान भी होगा। लेकिन दूसरी एक मीटिंग अहम है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मीटिंग, जिसमें कराची के हवाले से बड़े अहम मामलात डिस्कशन हुई है और उसमें जो कराची की कमेटी है उसके बारे में बताया गया असद उमर साहब की जानिब से कि वहाँ पर काम कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसमें नजीब हारून साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है और अगर वहाँ कुछ भी नहीं होगा, K4 का मंसूबा नहीं होगा, नाले साफ नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तंजीम साजी के हवाले से भी सिंध पर खासी तनकीद की गई, क्योंकि आज की जो पार्लिमानी इजलास था उसमें खासे बरहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो नज़र आए हैं। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। दोनों मौज़ूआत पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। डॉक्टर साहबा आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अजीज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल। फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले फरदौस शमीम नकवी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस शहर में सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा सीट्स मिली वो कराची शहर के हवाले से वज़ीर आज़म बारहा बात करते रहे, फिर बहरहाल हुकूमत सूबाई और वफाकी दोनों ने मिलकर कराची प्लान के हवाले से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात कर ली, उसमें भी गिले शिकवे झगड़े भी हो रहे हैं। लेकिन आज जो आपकी अपनी जमात के रहनुमा हैं वो बता रहे हैं कराची में कुछ नहीं हो रहा है। जो कमेटी के लोग हैं, जैसे असद उमर साहब ने ब्रीफिंग दी कि हम ये काम कर रहे हैं, नजीब हारून साहब कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। तो सर, कराची में क्या कुछ नहीं हो रहा है? उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत दोनों हैं, आपकी जमातें, ये क्या मामला है? हम तो ये समझे कि अब कराची जब दोनों हुकूमतें मिल गई हैं तो अब तो बेहतर हो जाएगा। जी देखिए, पहली चीज तो जो आप कह रहे हैं कि दोनों हुकूमतें मिल गई, काश ऐसा होता। अच्छा। कि कराची के हालात इतने खराबी ना होते कि कराची को वफाक के इतने बड़े पैकेज की जरूरत पड़ती, इससे कि एक पार्टी 13 साल से यहाँ हुकूमत में है। अलबत्ता जो कराची की सूरत हाल है वो दगरगो हुई भी। इसके अंदर पहले 2-2.5 साल बड़ी कोशिश की गई कि साथ मिलजुल के कोई काम हो सके, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। और ये जो केसेस चल रहे हैं जो कि जरदारी साहब और हमनवा पे ओमनी ग्रुप के ऊपर चल रहे हैं, उसकी वजह से मुराद अली शाह साहब को शायद इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि PTI के साथ कॉपरेट नहीं करना, जिसकी वजह से जीरो कॉपरेशन थी, जिसकी वजह से सारे जितने भी मसाइल थे वो वहीं के वहीं। कराची का सबसे दरीना मसला और जो कि एक टाइम बॉम्ब है वो है पानी। जी। पानी जब तक पानी इस शहर में नहीं आएगा, यहाँ मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। इससे कि अभी भी ये शहर जितनी इसकी पानी की जरूरत है उसके आधे पानी पे गुजारा कर रहा है। और नजीब हारून साहब ने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूँ जब तक वापडा एक मुस्तहकम टाइमलाइन नहीं देगी तो उसको मुझे उनकी बात को मानना पड़ेगा। असद उमर साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने वफाक की जानिब से जो सबसे बेहतरीन इदारा हो सकता था उसके जिम्मे ये काम सौंपा है। उनके जिम्मे इस काम की रकूम को ECC और कैबिनेट की मुख्तलिफ बॉडी से अप्रूव कराना था। उन्होंने इन 3 से 4 माह में वो पैसे अप्रूव करा के वो फंड्स की अवेलेबिलिटी कर दी है। अब वो कब हो रहा है? जहां तक ग्रीन लाइन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ग्रीन लाइन के मंसूबे के ऊपर बसों को ऑर्डर दे दिया गया है,
आईटी पैकेज के ऊपर ऑर्डर दे दिया गया है। फायर टेंडर्स जो थे वो कराची पहुंच चुके हैं। नालों की सफाई में महमूदाबाद के ऊपर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। बाकी नालों के ऊपर क्या सूरत हाल होगी उसके ऊपर अभी तक कोई मुस्तहकम पिक्चर सामने नहीं आ रही कि सही। ये काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। जो टारगेट दिया गया था सितंबर में वो ये दिया गया था कि ये चारों नाले अगली बारिशों से पहले साफ हो जाएंगे। उस लिहाज से नजीब हारून साहब जो बात कह रहे हैं मैं उनको कह सकता हूँ कि हाँ, चारों नाले शायद ना हो लेकिन कुछ नाले जरूर साफ हो जाएंगे। सही। अब इन तो चार नालों के ये अलावा ये चीज़ें जो कराची आप के बता अंदर रहे हैं सर, ये तो बड़ा प्रैक्टिकली तेज़ी के साथ होना चाहिए था। दोनों हुकूमतें, आप सही कह रहे हैं कि वो एक हो नहीं पाई हैं। इसी वजह से हमें पिछले दिनों में नज़र आया कि अली जैदी साहब की, वज़ीर आला साहब के हवाले से जो मामलात सामने आए उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो डॉक्टर शादिया साहिबा, कराची वालों का ख्याल सबसे पहले तो सूबाई हुकूमत को होना चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सबसे ज़्यादा सूबाई हुकूमतों के पास आ गए। बहरहाल दोनों हुकूमतों ने मिल लिया, फ़ैसला कर लिया कराची के हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन जो वहाँ बात हो रही है उसके ही बिल्कुल मुतबादिल हम यहाँ देखते हैं प्रैक्टिकली। तो जिस तेज़ी के साथ हालात बेहतर होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। यहाँ कदगन क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि वो कॉपरेशन नहीं कर रही हुकूमत के साथ, या वाकई यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो संजीदा नहीं हो रही जो पिछले 12 साल में कराची के हवाले से उनकी संजीदगी नहीं थी, अब भी नहीं है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब अपनी नाअहली छुपानी हो तो किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम तराशी जरूर की जाती है। तो जब ये लोग बैठना चाहें, अभी आप लोगों के सामने रिसेंटली अली जैदी साहब का बिहेवियर है, जब कोई काम करने वाला होता है तो वो इस तरह के बिहेवियर नहीं करता है। तो आप लोग अगर बैठना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपका ये तरीका नहीं होता है। आप लोग को हमेशा खंदा पेशानी के साथ आगे आके काम करना है और सबको लेके चलना है, तो उसमें एटीट्यूड नहीं होता है। तो इन लोगों के साथ मेनली प्रॉब्लम ही ये है कि ये लोग एटीट्यूड में अभी तक हैं और इनका अगर बिहेवियर सही नहीं होगा, ये अवाम के लिए नहीं सोचेंगे। तो देखिए, पहली अगर आप लोगों को याद हो तो जनाब आसिफ अली जरदारी ने अपनी पहली स्पीच में ये कहा था कि आप हमारे साथ बैठें, बात करें, और उसके ऊपर अगर आप ये कहते हैं कि हम आपका साथ दें एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो हम आपके साथ खड़े हैं हर नेशनल इश्यू पे, हर उस बात पे आपके साथ खड़े हुए, हम अपोजिशन नहीं है। ये होती है एक लीडर की पहचान कि वो अपोजिशन में होते हुए भी आपको बैठने की दावत दे रहे हैं। लेकिन आप तो वो लोग हैं जो, एक आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत एक कहानी चली थी कि जी मैं गुलेल बनाऊंगा और चिड़ी मारूंगा, तो इनसे जो भी बात की जाए ये एनआरओ पे आके खत्म होती है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई, आपसे एनआरओ कौन मांग रहा है? पहले तो आप उसकी बात बता दें, एनआरओ कौन मांग रहा है। दूसरी बात ये है कि आप बैठे काम करने की आप हिम्मत करें, अगर आपका कोई साथ नहीं दे तो फिर आप शिकायत करें। जब हमारे सीएम सिंध बैठे हुए हैं आपके साथ बात करने के लिए, काम करने के लिए, तो आप लोगों का ये बिहेवियर अगर होगा तो मेरे ख्याल में कोई भी काम नहीं कर सकता। सही। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अपने बिहेवियर की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से। जब आप उस हॉल से बाहर निकलेंगे और जेन्युइनली आप अवाम के लिए काम करना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप हिम्मत करें, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, हिम्मत तो सर आपको करनी है डॉक्टर साहबा, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि कैप्टन जो है वो वज़ीर आला सूबे को होते हैं, वफाक का तो साथ होगा, फिर मिलकर होगा ना। कुछ नहीं कर सकता जब तक फंडिंग नहीं होगी। कितने मेगा प्रोजेक्ट्स जो है, नजीब साहब ने अगर ये ऑब्जेक्शन लिया है तो उन्होंने उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया है जिनको फेडरल फंडिंग होनी है। तो ये फंडिंग करेंगे तो काम शुरू होगा। चलें, अब इसमें फंडिंग के हवाले से और सूबाई हुकूमतों के अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन मैं टेक ले लूँ फैसल अजीज़ साहब का। फैसल साहब, हम तकरीबन को 3 माह से ये बात कर रहे हैं कि जनाब कमेटी बन रही है, फिर कमेटी बन भी गई। आपने उस वक्त खबर दी थी कि कमेटी इस तरह से बनेंगी, वो होगा। कमेटी बन रही, अभी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर नेशनल असम्बली यहाँ के हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं जी हो नहीं रहा, काम वहाँ पर नहीं हो रहा। जो अभी फ़िरदौस शमीम नकवी साहब ने बताया कि दोनों जानिब वाकई एक हो जाते तो फिर मामलात कराची के लिए हो जाते। ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि कोई रॉकेट साइंस है कराची के लिए काम करना, कराची के प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर आना? मुदस्सिर, ये नजीब हारून साहब की गुफ्तगू जो हुई है, मैं नहीं समझता उन्होंने कोई ऐसी बात की हो, उन्होंने कम बात की होगी
कराची में कोई काम हो नहीं रहा। 13 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो सिंध असम्बली से बजट अप्रूव किया और पूरे सिंध पर लगाया, वो टोटल अमाउंट कितना है और ग्राउंड के ऊपर जो काम हुआ वो कहां है? सिर्फ एक पेपर के अंदर मालूम हो सकता है कि टोटल अमाउंट जो डेवलपमेंट फंड था वो लाड़काना कह ले, सिर्फ कराची को डिस्कस करना भी नहीं चाहिए, लाड़काना डिस्कस करें, बहुत फंड्स मिला, लाड़काना का हाल क्या है, बेनजीराबाद को डिस्कस करें, नवाबशाह का हाल क्या है, खैरपुर को डिस्कस करें, उसका हाल क्या है, सीएम साहब के पहले वाले सीएम साहब और अभी मुराद अली शाह साहब जामशोरों का हाल क्या है, मीरपुर खास का। तो आप अगर मजमूई तौर पे सूरत हाल देखेंगे तो आपको गवर्नेंस, मैनेजमेंट, करप्शन, डीफोकस होना नजर आएगा। सिर्फ कराची नहीं, कराची तो चूंकि पूरे पाकिस्तान को फंड दे रहा है। क्या हाल है? पिछले दिनों में वजीर आला साहब ने मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करते हुए ये जुमले थे उनके, उन्होंने कहा कि वहां पर जब थर में गए हैं, अंदरून सिंध लोग गए हैं, उनकी आंखें खीरा हो गई, उनको ये इतने जबरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर कैसे बना दिए? आप कह रहे हैं क्या हाल है? मैं तो अंदरून सिंध का रहने वाला, पूरे सिंध का, वो एंग्रो का जिक्र कर रहे हैं। एंग्रो एक प्राइवेट कंपनी है। आप बोले डीएचए के अंदर सड़कें बन गई, तो डीएचए के अंदर अगर सड़कें बन गई उसमें सिंध हुकूमत का हाल नहीं है, कोई उनका ताल्लुक नहीं है। बहरिया के अंदर सड़कें बन गई, सिंध हुकूमत का उसमें किरदार नहीं है, बहरिया टाउन बनाने वालों का प्राइवेट सेक्टर का। एंग्रो ने अगर वहां पे काम किया है, सिंध हुकूमत का बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। उन्होंने फैसला किया, चीजें चल रही है। मेरा बुनियादी कहना यह है, जो विजन, जो फोकस सिंध गवर्नमेंट का होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और अभी भी जो प्रेशर हो रहा है, जो अली जैदी साहब ने गुस्से का इजहार किया, वो गुस्से का इजहार यह है कि मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। इस किसी भी मीटिंग के अंदर बैठकर अगर कमेटी मेंबर किसी बारे में सवाल करता है, पूछता है, स्टेटस मांगता है, वो मीटिंग क्या थी? वो मीटिंग ये थी कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के किस किस स्टेप में क्या क्या हो गया और आइंदा क्या होना है। और अगर फेडरल मिनिस्टर को, जो कमेटी का मेंबर है, उसके बारे में सीएम ये कहे कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, मैं आपके वजीर आजम को भी जवाब दे नहीं हूं, मैं सिंध असेंबली को जवाब दे हूं, तो उस कमेटी का, उस मीटिंग का मकसद क्या है? तो पॉइंट ये है, यहां पे ईगोस के साथ मामला चल रहे हैं, यहां करप्शन, यहां पे हर मीटिंग का मकसद क्या होता है? मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मीटिंगों का मकसद ये होता है ब्यूरोक्रेट्स, वजीरों का बैठकर प्लान के साथ कि बजट कितना है, जून आने वाला है, पैसे कैसे दिए जाएं, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाएं, किसका कितना कमीशन है, कौन कितना खाएगा, कितने ऊपर देने। सिलसिला यहां पर यह है। और सिर्फ सिंध में नहीं, ये बलूचिस्तान में भी यही है, केपी के अंदर भी यही है। ब्यूरोक्रेसी हर जगह पर जिस तरह से चल रही है, मैकेनिज्म नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाऊं, नकवी साहब भी एग्री करेंगे, डॉक्टर साहिबा भी शायद एग्री करेंगी, जब तक हमें यही ना मालूम हो कि हमारे घर में लोग कितने हैं, हमें पानी कितना चाहिए, आटा कितना चाहिए, चीनी कितनी चाहिए, लोगों के लिए तालीम के मकासद अस्पताल कितने चाहिए, तब तक हम उसको मैनेज ही नहीं कर सकते। अभी तक पीटीआई हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, पीएसपी हो, एमकेएम हो, कोई भी हो, सबको ये मालूम है कराची के अंदर लोग कितने और कम गिने गए हैं। 1,60,00,000 गिने गए, आप पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। 3.5 करोड़ लोग इस शहर के अंदर रहते हैं, तो हमें यही नहीं पता है कि लोग कितने रहते हैं। हम ना पानी को डिसाइड कर पा रहे हैं, ना सड़कों को डिसाइड कर पा रहे हैं, ना अस्पताल को डिसाइड कर पा रहे हैं, और फिर हम फंड्स की डिमांड करते हैं कि पैसे और पैसे दो तो आगे काम चलेगा। बुनियादी जो चीज़ें थी कराची से मुतालिक, वो जो मरदमशुमारी है उस पर भी बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन उस पर भी सब ने एग्री कर लिया है। जो इस वक्त जमाते हैं, बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि इस चीज़ को उठाएंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, इस वक्त एक और सवाल जो है आपकी पार्टी के हवाले से, वो कहा कि पार्टी जो है सिंध के अंदर वो पार्टी हो रही है, यानी जो पिछले दिनों में ज़िमनी इलेक्शन था उसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये आपकी पार्टी के अंदर भी मामलात हो रहे हैं, लेकिन आज जो है वो ये भी बात की गई अपोजिशन लीडर की जानिब से कि हम अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे करके वज़ीर आला जो सिंध के हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद के मामलात लाएंगे। सर, अपनी पार्टी में इख्तलाफात, तो वज़ीर आला के हवाले से आप कैसे अदम एतमाद की बात हो रही है आपकी पार्टी में? जी, पहले मैं अगर जो डॉक्टर साहिबा के जी बिल्कुल, जिस अली जैदी ने कहा था वो फैसल भाई ने वैसे तो कवर किया, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन ये था कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तकसीम होना था, ये एग्रीड था। जी हाँ, इसके लिए ना वफाक के पैसे जमा चाहिए ना कुछ था, इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जिसके ऊपर वजीर आला साहब ने जवाब दिया
कि मैं आपको जवाब दे रही हूँ, मैं वजीर आजम को भी जवाब दे रही हूँ। और फैसल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जब आप किसी कमेटी में बैठते हैं और कमेटी के अरकान के हर शख्स को ये राइट होता है कि वो सवाल पूछे और उसका जवाब देना होता है। एटीट्यूड कौन दिखा रहा है वो फैसला कर ले। मसला जो ये है यहाँ कि जो सिंध गवर्नमेंट ने 430 बिलियन खर्च करने थे उस पैकेज के, उसमें कितना काम हुआ? चलिए वो तो सिंध ने अपनी रिसोर्सेज करने थे ना, उससे तो वफाक से पैसे देने थे। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो टैक्स कलेक्ट हुआ है दैट इज मोर देन द टारगेट, विच मींस कि उनको अपना पूरा शेयर मिल रहा होगा। इससे कि पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है, उसमें हुकूमत की इंटरवेंशन नहीं होती। तो ये वो है। अब आपका सवाल आया कि देखिए जमहूरियत के अंदर जो हुस्न है वो ये है कि हर पार्टी को हक है अपने कार्ड्स प्ले करने का। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बेतहाशा डिविजन्स हो चुकी हैं और सिंध के जो हालात 13 साल के रूल के हैं, तो उसके बाद इनके यहाँ भी जितनी ग्रोबंदी है, बहुत सारे लोग नाराज हैं जरदारी साहब से, फरियाल तालपुर से। उनका जो तरीक़ाकार है अपने लोगों से डील करने का, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमसे भी राब्ता कायम किया है। सेनेट के इलेक्शन में भी आप इससे में कुछ चीज़ें देख सकेंगे। और मैं समझता हूँ अलीम आदिल शेख साहब ने जो ये बयानिया दिया है, इसके अंदर मुराद अली शाह साहब को इस अपने कुछ तरीक़ेकार को तब्दील करना पड़ेगा और अपने मेंबरान की तरफ देना पड़ेगा, वरना ही कुड सीरियसली बी इन प्रॉब्लम। और ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि मुराद अली शाह कि खुद वजारत उज़्मा खतरे में है नैब के केसेस की वजह से। जिस नैब से जाएंगे तो उसके बाद कितने लोग और किस तरह वो वजीर आला रह सकेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया है। और उसके बाद किसको वजीर आला बनाया जाएगा उसके ऊपर भी पार्टी में बड़ी ले-दे होगी। तो अगर आप पूरे तौर पे इसमें देखेंगे तो जो इस वक्त बयान दिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है और वो गहराई समझाने की मैंने आपको कोशिश की। सही है। तो ये गहराई में ये भी बात की जा रही थी डॉक्टर शाहज़ेब साहबा कि वज़ीर आला पर खुद बहुत एक प्रेशर है, जो उनका एग्रेशन इस सारे अमल में मीटिंग में भी नज़र आया है। लेकिन ये वज़ीर आला साहब का जो एग्रेशन है उस पर तो बहरहाल ठीक है, जो भी बात है कमेटी में उन्होंने क्या बोला आप उसकी वजाहत कर दें। लेकिन सवाल जहाँ पर ये होता है कि जब से ये ऐलान हुआ कराची पैकेज के हवाले से, तो अब सारी की सारी नज़रें और सारे के सारे तवज्जो ये है कि वफाक से पैसा आएगा, वफाक ये काम करेगा तो कराची में कुछ हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि पिछले 2.5 साल में आप कुछ नहीं कराची के लिए कर पा रहे हैं, आपके पास कुछ है नहीं कराची के लिए करने को, कि जो 10 साल गुजरे कि कराची वाले सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि वज़ीर आज़म से पैसे आएंगे वज़ीर आला के पास तो वज़ीर आला कुछ करेंगे। देखिए मुदस्सिर, सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जहां पे काम हो रहा है उसकी अच्छाई को या उस काम को हाईलाइट करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि जब ये लोग हम लोग नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस क्वेश्चन रेज करते हैं रिगार्डिंग किसी भी मिनिस्ट्री, तो ये लोग तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एनआरओ नहीं देंगे। भाई हमारा क्वेश्चन रिलेटेड होता है मिनिस्ट्री के लिए, तो आप वो आंसर करें, तो हमें तो कोई आंसर नहीं मिलता है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये काफी दफा बातें की हैं, तो जब ये लोग खुद आंसर नहीं दे रहे हैं तो फिर ये किसी को क्यों ब्लेम कर सकते हैं। और नकवी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी बातें तो बता दी, लेकिन इनको अपने घर का पता नहीं है, इनको अपनी पार्टी का पता नहीं है कि इनकी पार्टी में कितने क्लैशेस चल रहे हैं, क्या हालात हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पे। लेकिन आप ये भी तो देखें कि इस वक्त जो पंजाब के हालात हैं, पंजाब में क्या चल रहा है, पंजाब छोड़ देना, पार्टियों के अंदर चल रहा। मैं तो इसलिए मैंने खुद सवाल कर लिया था रकी साहब से कि आपकी पार्टी में चल रहा। मेरा तो सवाल बहसियत एक शहरी कराची ये है कि बहसियत कराची के शहरी के, बहसियत सिंध के एक शहरी के, कि ये पूछूं कि इस शहर के लिए क्या मंसूबा आपकी हुकूमत के पास है। देखिए जी, या तो मुझे बोलने दें या फिर आप। मैंने तो सवाल किया ना जी, मैं सवाल आपसे किया कराची के मंसूबे के लिए क्या है। अगर आप डॉक्टर साहब जवाब देंगे कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, छोड़ दीजिए ना उनकी पार्टी क्या, उनके आपने मैंने सवाल कर लिया। यही तो, जब आपने उनकी ये सारी बातें सुन ली कि उन्होंने तो सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैठ के डिस्कस किया, तो उस वक्त तो आपने उनको नहीं मना किया, आपने तो उनका सवाल सुन लिया पूरा। ये उनके जवाब के ऊपर आपने क्यों उनको टोका
था कि आप मैंने उनसे हमारे सवाल दबाव उनकी में पार्टी का किया है डॉक्टर साहबा, मैंने तो सवाल ही उनकी पार्टी का किया है कि आपकी पार्टी तो पार्टी हो रही है, ये आपकी अपनी पार्टी में हो रही है। मैंने तो सवाल उनसे देखिए, किया ना। उन्होंने जो जवाब दिया वो तो सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चले, बैठ के डिस्कस किया, ठीक। उनको भी वही जवाब देना चाहिए था। उनके जितने लोग उनसे खफा हैं, देखिए आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि हम नहीं गिराएंगे आपको, गिरेंगे आप खुद, अपनी जो बैसाखियां हैं आपकी, उनकी वजह से या अपने लोगों की या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आप गिरेंगे। आप मुझे बता दें कि 2.5 साल में 50 लाख घर जो बनने का इन्होंने वादा किया था, कितने घर बना के दे दिए इन्होंने? 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा सवाल वफाकी हुकूमत के घर पे नहीं, आज हमारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर। तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा सवाल ये कि कराची के लिए सिंध हुकूमत का क्या प्लान है अपना, कि वो ये कुछ कर रहे हैं और ये कुछ कर चुके हैं 2.5 साल में? देखिए, अभी तक जितनी भी इनॉग्रेशंस हुई हैं सिंध में, बल्कि कराची में, आपने खुद देखी है, अभी भी वो प्लानिंग्स चल रही हैं। अभी आपने देखा कि सक्खर में जो है वो एक चाइल्ड केयर यूनिट खुला है। उसके अलावा जो घर दिए गए हैं लेबर कॉलोनी में, वो भी इन्हीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल था, तो वो उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। और जितने भी हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया है वो मेरे ख्याल में कराची में ही किया गया है। और अभी आपने खुद ही एक्सप्रेस का नाम लिया है, वो भी कराची में ही है, कराची से बाहर नहीं है। तो वो चीजें मैं यही तो कह रही हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने के लिए आते तो सब बोलना शुरू कर देते, लेकिन जहां नहीं सब नहीं, मतलब जो देखिए तनकीद की बात नहीं है डॉक्टर साहब, सवाल है, हुकूमतों से सवाल होना है, वजीर आजम से सवाल होना है, वजीर आला से सवाल होना है। अगर सवाल पे कोई बुरा मना रहा है तो यकीनी तौर पर ये नहीं है। अगर सवाल का जवाब देना है तो प्राइम मिनिस्टर ने भी एक अपना प्राइम मिनिस्टर आर रखा था, एवरी वेडनेसडे उनको ईवान में आके जवाब देना था, तो वो कितनी दफा आए जवाब देने के लिए? बिल्कुल सही है, नहीं आए, क्या वो मैंडेट लेके नहीं आए थे? यकीनी तौर पर उन्हें जवाब देना, क्या वो अपोजिशन को जवाब दे नहीं है? सही, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। आप यकीनी तौर पर वजीर आजम हो, वजीर आला हो, कोई भी हो, हुकूमतें अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम को उन्होंने जवाब देना। अगर वो जवाब से नाराज हो रहे हैं तो फिर उनकी मर्जी, उनको क्या कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया सुमनो साहबा हमारे साथ मौजूद थी, और फरदौस शमीम नकवी साहब, आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीन जो इस वक्त जो है वो उसकी कितनी ज़रूरत है और क्या मैकेनिज्म हो रहा है, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक। इस वक्त पूरी दुनिया में करोड़ों अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं, लाखों अमवात हो चुके हैं, और अब अगला मरहला इसके शुरू हो गया जिसे हम वैक्सीनेशन का मरहला कह रहे हैं। ये वैक्सीन इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में चल रही है, किसी में ज़्यादा किसी में थोड़ी, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिलाय कर रहा था वो चाइना के हवाले से कि चाइनीज़ वैक्सीन पाकिस्तान आएगी और उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ होगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर सिर्फ सिंध की बात कर लेते हैं तो कराची में करीब 9 मराकज़ और बाकी सिंध के 5 शहरों में वैक्सीनेशन के ये सेंटर्स कायम किए गए हैं। लेकिन क्या ये वैक्सीनेशन पूरा एक अमल बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल होगा? नंबर 1। नंबर 2, इस वैक्सीनेशन के बाद कितनी हद तक हम ये समझते हैं कि तमाम तर चीज़ें महफूज हो जाएंगी, और क्या पूरे पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में ये वैक्सीनेशन मुफ्त फराहम करना मुमकिन भी होगा या नहीं? इस सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साइंसदान भी हैं और कोरोना वायरस की टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फैसल अजीज़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन जिसे हम दूसरा मरहला कह रहे हैं उसका अब आगाज़ हो रहा है, तो ये क्या हम इन तमाम तर अमल को ये समझें कि अब वैक्सीनेशन होगी, वैक्सीन आ जाएगी और अब वो जो कोरोना पर वो जो छाई हुई है हर चीज़ वो ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? जी शुक्रिया। जी नहीं, बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए। वैक्सीन जो है आना शुरू होंगी अगले महीने से, लेकिन इस तादाद में कि आपके 70% आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो जाए, उसके लिए कम से कम 6 से 12 महीने लगेंगे।
ताकि वो पूरे आप, और फिर वो किस हद तक वैक्सीन कामयाब होती हैं और किस हद तक आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपका बचाव करती हैं, वो एक और बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट होकर नई किस्में आती जा रही हैं इसकी, और इसके बारे में भी बहुत अब सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये जो है किस हद तक वैक्सीन उन नई शक्लों के खिलाफ मौसर होंगी। तो अभी आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं हमें। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन, पाकिस्तान में कम अज़ कम, और बहुत सारे अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक में तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है कि ये, क्योंकि कोई दवाई नहीं है इसके खिलाफ, कोई वैक्सीन बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है और ना होगी अगले 5, 6, 8 महीने तक। सिर्फ आपके पास बचाओ 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 का रास्ता है और कोई नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो वैक्सीनेशन का अमल है, अभी इब्तदाई तौर पर जो हमारे पास ये कुछ फिगर आए कि सिर्फ महकमा सिंध ने 14 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए हैं, 9 वैक्सीनेशन सेंटर्स कराची में है, बाकी लाड़खाना, सक्खर, नवाबशाह में एक है, हैदराबाद वगैरह में, इस तरह के 5 मजीद शहर हैं कि जहाँ पर है। तो ये वैक्सीनेशन सूबा ये चाह रहा था कि वो खुद वैक्सीन जो है वो अपने लोगों के लिए ले, तो क्या ये पूरे सूबे या फिर पूरे मुल्क की अगर बात करें तो ये फ्री वैक्सीनेशन का अमल मुमकिन होगा? जी बिल्कुल मुमकिन होगा अगर वैक्सीन मुहैया हो जाती हैं। हुकूमत पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है वैक्सीन हासिल करने की, लेकिन क्योंकि सप्लाई महदूद है और अभी तक वैक्सीन जो हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल हैं, तो इस वजह से ये गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को मुफ्त में ये वैक्सीन मिले, और उसमें वो जो टारगेट करेंगे वो हेल्थ वर्कर्स को पहले, और उसके बाद जो 65 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं और फिर 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं, लेकिन जो गरीब तरीन तबका है उनको पहले दी जाएंगी, और साथ के साथ कमर्शियली भी इजाज़त दी जा रही है ताकि कमर्शियली भी मंगा सकें, तो जो लोग इंतजार नहीं करना चाहते और जिनके पास वसाइल महदूद हैं वो खरीद भी सकेंगे मार्केट से। सही। में हमारे साथ मौजूद थे फैसल अजीज़ साहब, चीफ न्यूज़ ऑफिसर। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। डॉक्टर अताउर रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।